एक इंसान जिसका सामना एक अलग प्रजाति से होता है और देखते ही देखते वो उनसे इतना ज्यादा घुल मिल जाता है कि जाने अनजाने में उससे सबसे बड़ी गलती हो जाती है। उसकी ये गलती आम लोगों की जिंदगी पर कितना प्रभाव डालने वाली है और इससे क्या कुछ होता है, आइए जानते हैं हमारी आज की इस साइंस फिक्शन कहानी में। तो वेलकम बैक टू दी नॉलेज इज एवरीथिंग चैनल। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। साल था 2030। इंसान चंद्रमा के साउथ पोल पर अपना कदम रख चुका था, लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ इस जगह पर एक्सप्लोर करना बाकी था। नासा और दुनिया भर की अलग अलग स्पेस एजेंसियों ने एक कंबाइंड मिशन के तहत अपना खुद का एक कंट्रोल स्टेशन चांद पर बना लिया और यहीं से सारी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स करी जा रही थी। रिसर्च के लिए टोटल 5 टीमों को बनाया गया था और इन्हीं 5 टीमों में एक टीम का नाम था अल्फा टीम। अल्फा टीम को लीड करने वाले शख्स का नाम था टोनी। टोनी ने बेहद ही कम उम्र में जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लिया था, इसलिए सिर्फ 27 साल की उम्र में उसे नासा के इस खास मिशन के लिए चुना गया और यहाँ तक कि उसे टीम लीडर भी बनाया गया। वो अपने काम को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस था, इसलिए वो अपने टीम मेंबर्स को हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट लाने के लिए मोटिवेट किया करता था। इस टीम में उसकी एक दोस्त भी थी, एलिजाबेथ, जिसे सुपरवाइजर का रोल दिया गया था और ये टोनी के अंडर काम करती थी। एक दिन इन 5 टीमों की एक मीटिंग बुलाई जाती है और इन्हें कहा जाता है कि अब आने वाले 10 दिनों तक आपको स्टेशन से हजारों मील दूर जाकर कुछ सैंपल्स लेकर आने हैं। सभी टीमों को जगह के कोऑर्डिनेट्स भेजे जाते हैं और सबको तैयार किया जाता है। अगले रोज अल्फा टीम भी अपने मिशन पर निकल पड़ती है। चंद्रमा की सतह पर चलने वाली एक किस्म की गाड़ी का आविष्कार किया जा चुका था, जिसकी मदद से तरह तरह के रिसर्च को अंजाम दे पाना बेहद ही आसान होता था। सभी टीम अलग अलग दिशाओं में निकल पड़ती है और थोड़े समय के बाद अल्फा टीम को चंद्रमा की सतह पर एक बड़ा सा गड्ढा मिलता है, जिसका आकार चंद्रमा पर मौजूद बाकी गड्ढों से काफी अलग था और इसमें कुछ तो गड़बड़ नजर आ रही थी। टोनी को यहाँ पर एक अलग किस्म के धातु से बना हुआ एक एलिमेंट नजर आता है और जब टीम इसकी जांच करती है तो रिजल्ट देखने के बाद सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि ये एलिमेंट कहीं से भी चांद की धरती से ताल्लुक नहीं रखता था। टीम के एक सदस्य एंथनी ने बोला कि चलो भाई, जो काम हमें दिया गया था वो तो हो गया, कि इतना ज्यादा आसान होगा ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। इसके जवाब में टोनी ये कहता है कि तुम्हें इसमें कुछ अजीब नहीं लग रहा? ये चीज ना तो चांद की है और ना ही ये किसी सैटेलाइट का टुकड़ा है, तो आखिर ये है क्या? इसके जवाब में टीम के बाकी लोग कहते हैं कि लगता है आइंस्टाइन के दिमाग को अब थोड़ा आराम करने की जरूरत है। अरे सर, अभी जो मिला है इसे लेकर चलते हैं ना स्टेशन, वहां पर देखेंगे जो होगा। अंत में टोनी को टीम की बातों से सहमत होना पड़ा और वो सभी स्टेशन की तरफ लौट गए। रात का समय हो रहा था और एलिजाबेथ को ये समझ आ चुका था कि टोनी के दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है। वो उसकी दोस्त थी, इसलिए उसने उसे जाकर पूछा कि मुझे पता है तुम किसके बारे में सोच रहे हो। देखो, हैरानी तो मुझे भी हुई थी, लेकिन उस समय मैंने कुछ कहा नहीं क्योंकि टीम का रवैया कुछ अलग था। लेकिन अगर तुम चाहो तो हम दोनों अकेले में उस जगह पर एक बार फिर से जा सकते हैं और वहाँ अच्छे से जांच कर सकते हैं। अगले दिन ये दोनों फिर एक प्लान बनाते हैं और अपने प्लान के मुताबिक किसी को बताए बिना उस जगह पर पहुंच जाते हैं। एक बार फिर से उन्हें यहाँ पर उसी प्रकार का एलिमेंट मौजूद मिला, लेकिन इस बार क्वांटिटी ज्यादा होती है। वो इसका पीछा करते करते एक स्पेसिफिक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर बड़ा सा गड्ढा मौजूद होता है। इन दोनों को नहीं पता उस एक गड्ढे के नीचे क्या छुपा है। ये कई किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ था। ये दोनों इसके अंदर जाने का फैसला करते हैं और कुछ किलोमीटर जाने के बाद इन्हें जो नज़ारा दिखता है उसे देखने के बाद इन दोनों के होश उड़ जाते हैं। चंद्रमा पर जीवन मुमकिन हो सकता है, इसकी कल्पना भी किसी ने नहीं करी थी, लेकिन अब ये बस एक पहेली नहीं थी, क्योंकि इसे हकीकत में अपनी आंखों से एलिजाबेथ और टोनी देख रहे थे। चांद पर सचमुच में एलियंस मौजूद थे और इंसानों को इसकी भनक तक नहीं लगी। ये दोनों और करीब जाते हैं और अचानक से एक बड़ी सी स्पेसशिप आती है और इन दोनों को उठाकर उस जगह ले जाती है जहां इन सभी एलियंस का घर मौजूद होता है। पहली बार इंसान और एलियन एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। जब ये दोनों एलियंस के अड्डे पर पहुंचते हैं तो उनके सामने इस एलियन प्रजाति का सुप्रीम लीडर मौजूद होता है, जो सबसे पहले इन दोनों का शुक्रिया अदा करता है।
और कहता है कि हमें आपने आखिरकार ढूंढ निकाला। हम चाहते थे कि आप हम तक आएं। एलिजाबेथ और टोनी इन एलियंस की भाषा इसलिए समझ पा रहे थे क्योंकि इन एलियंस ने ट्रांसमीटर लगाया हुआ था जो उनकी भाषा को इंसानों के समझने वाली भाषा में बदल रहा था। दरअसल इन एलियंस को एक नया घर चाहिए था। ये सालों से यहाँ पर रह रहे थे। शुरुआत में यहाँ की आबादी काफी ज्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे रिसोर्सेज खत्म होने लगे वैसे वैसे इनकी तादाद कम होने लगी। इन लोगों का अस्तित्व पूरी तरीके से ना मिट जाए इसलिए उन्होंने कई बार इंसानों से संपर्क करने की कोशिश भी करी, लेकिन कोई जवाब कभी नहीं आया। इन्हें डर था कि इनके ऊपर किसी प्रकार की कार्यवाही करी जा सकती है और इन्हें नष्ट करने की भी कोशिश हो सकती है। टोनी वादा करता है कि मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, लेकिन बदले में आपको मुझे इस बात की संतुष्टि दिलानी पड़ेगी कि इंसानों को आपसे कोई भी खतरा नहीं होगा। संतुष्टि करने के बाद जब ये लोग अपने स्टेशन पर आकर इंसानों को इस बारे में बताते हैं, तब काफी सोच विचार करने के बाद एक फैसला लिया जाता है कि ये इंसानों के इतिहास में सबसे बड़ी डिस्कवरी है। एलियंस और इंसान का संगम आने वाले समय को बदल सकता है। धरती पर मौजूद सरकारों को इसके बारे में जानकारी दी जाती है और यहाँ से शुरू होता है एलियंस का धरती पर पलायन। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में एक बहुत बड़ा टापू था जहाँ पर इन लोगों के रहने के लिए एक जगह तैयार होती है। एलियंस धरती पर आ चुके थे। ऐसा लग रहा था कि कोई सपना है, लेकिन इस चमत्कार को होते हुए दुनिया लाइव अपनी टीवी पर देख रही थी। अब तकरीबन 1 महीना बीत चुका था और अब जो होने वाला था इसकी कल्पना भी किसी ने नहीं करी थी। धरती पर मौजूद एलियंस ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। सबसे पहले इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से दुनिया भर के टीवी हैक किए और लोगों को ये संदेश दिया कि धरती पर हमारा कब्जा हो गया है और जल्दी हमारी ढेर सारी टुकड़ियां यहाँ पर आने वाली हैं। दुनिया भर की सरकार इस धमकी के बाद सहम सी गई क्योंकि उन्हें आने वाले खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं था। उन्हें जल्दी कोई डिसीजन लेना था बिना किसी देरी के, क्योंकि किसी को ये नहीं मालूम था कि ये एलियंस किस हद तक तबाही मचा सकते हैं। दूसरी तरफ टोनी इन सब के लिए खुद को जिम्मेदार बता रहा था। अगर उसने वहां जाने की कोशिश ना करी होती तो शायद आज ये नौबत नहीं आती, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था। वो एक मामूली सा वैज्ञानिक था जिसे बस अपना काम करने के लिए बोला गया था। यूनाइटेड नेशन में अगले 2 घंटे में एक मीटिंग बुलाई जाती है और ये फैसला किया जाता है कि जिस जगह पर ये एलियंस मौजूद हैं वहां पर न्यूक्लियर अटैक करके उनके बेस को पूरी तरीके से तबाह कर देंगे। इंसानों ने एक चीज यहाँ पर सही करी थी और वो ये कि इन एलियंस के लिए जमीन से हजारों किलोमीटर दूर एक टापू पर घर बनाया था और इसी बात का उन्हें एडवांटेज मिलता है। बेशक टेक्नोलॉजी के मामले में एलियंस काफी ज्यादा आगे थे, लेकिन यहाँ का वातावरण उनके अनुकूल नहीं था, इसलिए उन्हें भी परेशानी काफी हो रही थी। धरती पर अटैक के लिए उन्होंने 2 दिन का समय दिया था। बदले में उन्होंने एक शर्त रखी थी कि अगर आप इस अटैक को टालना चाहते हैं तो आधी दुनिया हमारे कंट्रोल में होगी। जाहिर सी बात है इंसानों को ये बात पसंद नहीं आई, इसलिए एलियंस की धमकी के लगभग 6 घंटे बाद ही उस टापू पर इंसानों ने न्यूक्लियर बम गिरा दिए और देखते ही देखते वहां का सारा इलाका साफ हो गया। तकरीबन 1 हफ्ते तक उस जगह पर कोई भी हलचल नहीं होती है। खतरा टल चुका था और बाद में हवाई जहाज के सहारे उस जगह का मुआयना किया जाता है। सभी एलियंस मारे जा चुके थे और इंसानों ने कैसे भी करके इस बड़े खतरे को टाल दिया था, लेकिन उन्हें ये बात समझ में आ गई थी कि बाहरी दुनिया से अगर रिश्ता जोड़ना है तो हमें खुद को भी उनके जितना एडवांस बनाना होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल दी नॉलेज इज एवरीथिंग को सब्सक्राइब कर लें।